वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल GKGS नॉलेज। कश्मीर के बीचों बीच से निकलती है झेलम नदी। इस तरीके से निकलती है और ये कश्मीर और पाकिस्तान का बॉर्डर बनाती है। भारत पाकिस्तान का बॉर्डर बनाते हुए चली जाती है और मिल जाती है चिनाब नदी में। चिनाब नदी में मिल जाएगी व्यास नदी। और यहाँ से मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम सतलज नदी होता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन रिवर के बारे में बात करेंगे। तो हमें रिवर में क्या क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है मुख्य नदी पढ़ना है और सहायक नदी पढ़ना है, नदी तंत्र पढ़ना है। तो हम सभी इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि मुख्य नदी क्या होता है। जैसे मान लो आप यहाँ से जैसे आप देखेंगे तो यहाँ से पहाड़ हो जाते हैं। पहाड़ों के बीच से जब नदियाँ निकलती हैं इस तरीके से निकलती हैं और ये जाकर सीधे समुद्र में गिर जाती है। यहाँ पर समुद्र है तो यहाँ पर सीधे जाकर समुद्र में गिर जाएंगे तो इसे हम मुख्य नदी कहेंगे। सीधे पहाड़ों से ही क्यों निकलेंगी, इसलिए निकलेंगी क्योंकि भारत के ऊपर हिमालय पर्वत है और जब हिमालय पर्वत है तो यहाँ से ग्लेशियर क्या होते हैं, पिघलते हैं। यहाँ से ग्लेशियर पिघलते हैं और पिघलते पिघलते ये नदी का रूप ले लेते हैं और ये मुख्य नदी के रूप में चलती है ऊपर से और बिल्कुल गहराई से चलते हुए नीचे की ओर सीधे जाकर सी में मिल जाती है। इसे हम कहते हैं मुख्य नदी। हम इसे कहते हैं मुख्य नदी कहते हैं, मेन नदी कहते हैं, जो सीधे जाकर समुद्र से मिलती है। अब देखते हैं कि सहायक नदियाँ क्या होती हैं। अब यही जो मुख्य नदी है जा रही है सीधे सी में मिलकर। अब इसकी कुछ सहायक नदियाँ हो जाएंगी, जैसे बीच में यहाँ पर मिल जाएगी ए नदी मिल जाएगी और यहाँ पर मिल जाएगी बी नदी मिल जाएगी, यहाँ से सी नदी मिल जाएगी। तो ये जो ए बी सी हैं ये बहुत ही छोटी नदियाँ हैं और इनका पानी कम होता है तो ये सीधे समुद्र में नहीं मिल पाती, वह सीधे किसी बड़ी नदी में जाकर मिल जाती हैं। तो ये ए जाएगी और मुख्य नदी में मिल जाएगी, सी जाएगी मुख्य नदी में मिल जाएगी, बी जाएगी मुख्य नदी में मिल जाएगी, लेकिन ये सी में डायरेक्ट नहीं जाकर मिलती हैं। सी में समुद्र में डायरेक्ट जाकर नहीं मिलती हैं। ये किसकी सहायता करती हैं, मुख्य नदी की सहायता करती हैं, इसलिए हम कहते हैं इसे सहायक नदी। क्या बोलेंगे इन्हें, सहायक नदियाँ बोलेंगे। इसके आगे देखते हैं कि नदी तंत्र क्या होता है। नदी तंत्र क्या होता है, जैसे ये पहाड़ हो गए, पहाड़ हो जाएंगे तो इनके बीच से निकलेगी मुख्य नदी निकलेगी और जाकर समुद्र में गिरेगी। इसकी सहायक नदियाँ हो जाएंगी, ए हो जाएगी, यहाँ से हो जाएगी बी हो जाएगी और यहाँ पर हो जाएगी सी हो जाएगी। सी इसकी सहायक नदियाँ। तो यहाँ पर आप देखिए पहाड़ हो जाएंगे, पहाड़ों के बीच से नदियाँ निकलेंगी नदियाँ और इसकी सहायक नदियाँ हो जाएंगी। ये ए हो जाएगी, इसकी सहायक बी हो जाएगी और इसकी सहायक सी हो जाएगी। अब जब यहाँ से आप देखेंगे तो इतना एरिया सब यहाँ से पूरा एरिया ये कवर हो रहा है। तो यहाँ पर एक तंत्र बन रहा है, एक नदी का सिस्टम बन रहा है। जैसे यहाँ पर एक मुख्य नदी है और मुख्य नदी जाकर सीधे समुद्र में मिलेगी, सहायक नदी बड़ी नदी में मिलेंगी मुख्य नदी में। तो इनमें क्या क्या मिलकर हम कह सकते हैं कि नदी तंत्र। इसमें मुख्य नदी को मिलाएंगे और जो ये इनकी सहायता करती है उन नदियों को मिलाएंगे तो ये जो सिस्टम बनेगा इसे हम कहते हैं नदी तंत्र। तो इतना पूरा जो ये सिस्टम बन रहा है तो इसे हम कहते हैं नदी तंत्र। तो आप लोगों ने नदी तंत्र समझ लिया। अब इसके आगे हम समझते हैं बेसिन या द्रोणी। बेसिन या द्रोणी क्या होता है समझते हैं, हम मैप के द्वारा समझेंगे। बेसिन या द्रोणी, जैसे यहाँ पर एक नदी निकलेगी गंगा। अब गंगा नदी जब निकलेगी तो ये हो जाएगी हमारी मुख्य नदी हो जाएगी गंगा मुख्य नदी हो जाएगी और इसकी सहायक नदियाँ भी होंगी। सहायक नदियाँ हो जाएंगी, ए हो जाएगी सहायक नदी इसकी, बी हो जाएगी इसकी सहायक नदियाँ, सी हो जाएगी और डी हो जाएगी। अब ये जो सहायक नदियाँ हैं तो यहाँ पर सिंचाई भी करेंगी। तो ये जिस जिले में सिंचाई करेंगी, जैसे मुख्य नदी है और ये सहायक नदियाँ, तो ये जिस जिले में सिंचाई करेंगी उस नदी को हम बेसिन या द्रोणी कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो डी है जो यूपी के एरिया में सिंचाई करेगी, ए है यूपी के ऊपरी एरिया में सिंचाई करेगी, बी है तो बिहार में सिंचाई करेगी। इस तरीके से जिस जिले में सिंचाई की जाती है तो उसे हम बेसिन या द्रोणी कहते हैं। तो यहाँ से हमने बेसिन या द्रोणी समझ लिया। अब सबसे बड़ा बेसिन कौन नदी बनाती है, तो सबसे बड़ा बेसिन बनाती है गंगा नदी। सबसे बड़ा बेसिन गंगा नदी बनाती है। इसमें सबसे बड़ा बेसिन में सबसे पहले गंगा नदी आती है, बाकी 7 नदियां हैं
जो सबसे बड़ा बेसिन बनाती हैं। तो हम इन्हें ट्रिक के माध्यम से समझते हैं कि बेसिन सबसे बड़ी कौन सी नदी बनाती है और हम इसे याद कैसे कर सकते हैं। तो आप देखोगे कि मैं यहाँ पर ट्रिक लिख रही हूँ गंगा। गंगा सिंह के गोद में। गंगा सिंह की गोद में, तो गंगा से हो जाएगा 1 नंबर पर गंगा नदी, और सिंह से हो जाएगा सिंधु नदी 2 नंबर पर, गोदावरी हो जाएगी 3री नदी। तो यहाँ से हमारी ट्रिक हो जाएगी गंगा सिंह के गोद में। गंगा से हो जाएगी गंगा, और सिंह से हो जाएगी सिंधु, और 3रे नंबर पर आ जाएगी गोदावरी। अब इसके आगे है कृष्णा। कृष्णा ब्रह्मा से महान नहीं। तो कृष्णा में आ जाएगी कृष्णा नदी, 4थे नंबर पर नदी हो जाएगी कृष्णा नदी, और ब्रह्मा से हो जाएगी तो ब्रह्मपुत्र नदी 5वें नंबर पर आ जाएगी, और महान से हो जाएगी महानदी 6वें नंबर पर, और नहीं से हो जाएगी नर्मदा नदी जो 7वें नंबर पर आ जाएगी। तो सबसे बड़ा बेसिन कौन बनाएगी? गंगा बनाएगी। इसके बाद सिंधु बनाएगी, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर ब्रह्मा, फिर महानदी, फिर नर्मदा। यहाँ से याद करने की ट्रिक हो जाएगी गंगा सिंह के गोद में। कृष्णा ब्रह्मा से महान नहीं है। गंगा से हो जाएगी गंगा, सिंह से सिंधु नदी, गोद में से गोदावरी, कृष्णा से कृष्णा, ब्रह्मा से ब्रह्मपुत्र नदी, महान से महानदी, और नहीं से नर्मदा नदी। तो यहाँ से हमने जो सबसे बड़ी नदियाँ हैं बेसिन बनाती है वह हमने ट्रिक जान ली, और हमने इन्हें याद भी कर लिया। इसके आगे देखते हैं जल विभाजक क्या होता है। जल विभाजक क्या होता है? जब 2 नदी तंत्र होते हैं, जैसे एक नदी तंत्र ये हो जाएगी, इसकी सहायक नदी ये हो जाएगी, ये नदी तंत्र हो जाएगा, और एक ये नदी तंत्र हो जाएगी, सहायक नदियाँ ये हो जाएंगी। तो जब 2 नदी तंत्र के जल को अलग करने वाला, इन दोनों को जल को अलग करने वाला यहाँ पर कोई उठा हुआ कोई भाग हो जाएगा यहाँ पर, और ये 2 नदी तंत्रों को, पहला नदी तंत्र दूसरा नदी तंत्र, इन दोनों को अलग करेगा उठा हुआ भाग, उसे हम जल विभाजक कहते हैं। नाम से पता चलता है जो जल को विभाजक कर दे, मतलब 2 भागों में बांट दे, उसे हम जल विभाजक बोलेंगे। जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि मुख्य नदी मैंने आप लोगों को बताया, लेकिन मैं आप लोगों को स्क्रीन में दिखा रही हूँ। आप देखेंगे तो मुख्य नदी ये किसी पर्वत, ग्लेशियर या झील से निकलती है और ढाल के अनुरूप बहती है और मार्ग में बहुत गहरी होती है। हमने पहले ही समझ लिया है सरल भाषा में मुख्य नदी के बारे में। इसके नीचे लिखा है सहायक नदी। यह मुख्य नदी में आकर मिलने वाली छोटी नदियाँ हैं, ये कम गहरी होती हैं। इसके आगे लिखा है नदी तंत्र। मुख्य नदी तथा उसकी सहायक नदियों को मिलाकर नदी तंत्र बनता है। बेसिन या द्रोणी किसी नदी तंत्र द्वारा जहाँ तक सिंचाई किया जाता है उसे द्रोणी या बेसिन कहते हैं। अब इसके आगे लिखा है सबसे बड़ा बेसिन। मैंने आप लोगों को ट्रिक भी बताई, यहाँ पर भी ट्रिक लिखी है तो आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। और यहाँ पर जल विभाजक भी लिखा है। जल विभाजक 2 नदी तंत्र के जल को अलग करने वाला उठा हुआ भाग क्षेत्र जल विभाजक कहलाता है। अब समझ लेते हैं कि जो सिंधु तंत्र है तो वह सिंधु तंत्र में कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं और उनकी सहायक नदी कौन कौन सी है। तो चलिए हम लोग मैप में समझते हैं। आ जाते हैं अपनी स्क्रीन पर। हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन पर, तो चलिए देखते हैं। मैं यहाँ पर कोई कलर चूज कर लेती हूँ। यहाँ पर देखेंगे आप तो यहाँ पर एक तिब्बत है चाइना के जो अभी गोद में है। तो तिब्बत से निकलती है कौन सी? तिब्बत में है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील है।
तो मानसरोवर झील से निकलती है हमारी सिंधु नदी। सिंधु नदी इस तरीके से जाती है और कश्मीर के लद्दाख से एरिया होते हुए पाकिस्तान के कराची में चली जाती है। तो यहाँ से हमारी कौन सी नदी निकली? हमारी सिंधु नदी निकली। अब इसके आगे हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश कलर चेंज कर लेती हूँ मैं जिससे आप लोगों को आसानी से समझ में आए। हिमाचल प्रदेश से निकलती है चिनाब नदी। चिनाब नदी निकलती है और थोड़ा सा कश्मीर का एरिया लेते हुए चली जाती है, सिंधु नदी में मिल जाती है जाकर। तो ये हो जाएगी हमारी चिनाब नदी। अब देखेंगे तो यहाँ से कश्मीर के बीचों बीच से, ये कलर ले लेती हूँ, कश्मीर के बीचों बीच से निकलती है झेलम नदी। इस तरीके से निकलती है और ये कश्मीर और पाकिस्तान का बॉर्डर बनाती है, भारत पाकिस्तान का बॉर्डर बनाते हुए चली जाती है और मिल जाती है चिनाब नदी में। चिनाब नदी में मिल जाएगी। मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम सतलज नदी होता है, यह जाकर मिल जाती है चिनाब नदी में मिल जाती है। तो हमने अभी कौन कौन सी नदियाँ देखी? पहले तो हमने सिंधु नदी देखी कि जो कश्मीर से होते हुए चली जाती है पाकिस्तान में। सतलज नदी मानसरोवर झील से निकलती है और जाकर चिनाब नदी में मिल जाती है। और वहीं देखा हमने चिनाब नदी देखा, तो चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है और निकलते हुए मिल जाती है सिंधु नदी में। झेलम नदी कश्मीर के शेषनाग झील से निकलती है और बॉर्डर बनाते हुए, भारत पाकिस्तान का बॉर्डर बनाते हुए मिल जाती है चिनाब में। अब यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है व्यास नदी निकलती है, हिमाचल प्रदेश से निकलती है और निकल कर सीधी मिल जाती है सतलज नदी में मिल जाती है। एक नदी और निकलती है जिसका नाम रावी होता है, वह रावी नदी निकलती है। रावी नदी निकलेगी हिमाचल प्रदेश से और निकलते हुए मिल जाएगी चिनाब नदी में। तो यहाँ से हमने देखा कि हिमाचल प्रदेश से कितनी नदियाँ निकल रही हैं? हिमाचल प्रदेश से 3 नदियाँ निकल रही हैं। एक तो हमारी रावी नदी निकल रही है, एक व्यास नदी निकल रही है और एक निकल रही है चिनाब नदी। तो हमने 3 नदियाँ देखी। तो सिंधु नदी की सहायक नदी कौन हो जाएगी? तो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी हो जाएगी चिनाब नदी। ये चिनाब नदी आ रही है तो ये सबसे बड़ी इसकी सहायक नदी हो जाएगी। और चिनाब नदी की सहायक नदी कौन हो जाएगी? तो झेलम नदी है तो चिनाब नदी की सहायक हो जाएगी। सतलज नदी है, चिनाब नदी की सहायक हो जाएगी। एक बात बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है याद करने वाली कि हिमाचल प्रदेश से कितनी नदियाँ निकलती हैं? तो 3 निकलती हैं। एक बार फिर हम देख लेते हैं और फिर से बनाते हैं एक बार, जिससे कि आप लोगों को ईजिली समझ में आए और हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो हमें जल्दी याद हो जाएंगी। तो मानसरोवर झील से निकलेगी कौन सी नदी निकलेगी? ये सिंधु नदी निकलेगी। इस तरीके से जाकर पाकिस्तान के कराची में चली जाएगी। हिमाचल प्रदेश से निकलेगी चिनाब, थोड़ा सा कश्मीर का एरिया लेते हुए मिल जाएगी, इसमें मिल जाएगी, सिंधु नदी में मिल जाएगी। यहाँ से निकलेगी और सिंधु नदी में मिल जाएगी। अब इसके बाद देख लेते हैं सतलज नदी। सतलज नदी निकलेगी मानसरोवर झील से। मानसरोवर झील से निकलते हुए मिल जाएगी कहाँ पर? चिनाब नदी में मिल जाएगी। और यही बात करें, किसकी बात करें? व्यास नदी की बात करें तो हिमाचल प्रदेश से निकलेगी और जाकर सतलज में मिल जाएगी। रावी की बात करें तो हिमाचल प्रदेश से निकलेगी, पंजाब से होते हुए चिनाब नदी में मिल जाएगी। और झेलम की बात करेंगे तो शेषनाग झील से निकलेगी, निकलते हुए बॉर्डर बनाते हुए चिनाब नदी में मिल जाएगी। अब एक बार इसे ब्लैंक मैप में तो चलिए हम लोग ब्लैंक मैप में भरते हैं जिससे कि हम इजीली समझ पाएंगे। यदि आप लोगों के पास वैसे ही ब्लैंक मैप हो, घर में हो, तो आप उसे ज़रूर ट्राई करिएगा भरने में, जिससे कि आप लोगों को याद हो जाएगी। पहले हम देखते हैं सिंधु नदी निकलेगी यहाँ से मानसरोवर झील से इस तरीके से निकलेगी और लद्दाख से होते हुए चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी? कराची चली जाएगी पाकिस्तान में। अब दूसरी कौन सी नदी निकलेगी? सतलज नदी यहाँ से जाएगी। सतलज नदी, पहले हम चिनाब बना लेते हैं। चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश से जाएगी, थोड़ा सा कश्मीर का एरिया लेते हुए और चली जाएगी, मिल जाएगी, सिंधु नदी में मिल जाएगी। इसके आगे अब आएगी सतलज नदी आएगी और मानसरोवर झील से निकलेगी और सीधे जाकर चिनाब नदी में मिल जाएगी।
अब देखेंगे तो झेलम नदी निकलेगी कश्मीर के बीच शेषनाग झील से निकलेगी, बॉर्डर बनाते हुए पाकिस्तान और भारत का बॉर्डर बनाते हुए चेनाब नदी में मिल जाएगी। इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में। अब जो 2 नदियाँ और बची हैं, तो यहाँ पर एक नदी निकलेगी व्यास नदी। व्यास नदी हिमाचल प्रदेश से निकलेगी और निकल कर सीधे मिल जाएगी सतलज नदी में मिल जाएगी। और वहीं रावी की बात करेंगे तो रावी नदी हिमाचल प्रदेश से निकलेगी, पंजाब से होते हुए मिल जाएगी चेनाब नदी में। तो ये हो जाएगी हमारी नदी। अब आप देखेंगे तो यहाँ से कोई जैसे सिंधु की मिल जाती है, चेनाब सहायक नदी हो जाएगी, सतलज की सहायक नदी व्यास हो जाएगी। तो यहाँ से एक जो तंत्र बन रहा है, इतना एरिया जो तंत्र बन रहा है, इसे ही हम नदी तंत्र बोलते हैं। पहले भी मैंने यहाँ पर समझाया, ये हो जाएगा नदी तंत्र। हमने यहाँ से नदियों के बारे में समझा, हमने यहाँ पर सिंधु नदी तंत्र के बारे में समझा। अब हम समझते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में समझते हैं तो यहीं से मानसरोवर झील से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र निकलती है इस तरीके से जाती है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और असम से गुजरती हुई नीचे चली जाती है समुद्र में। अब जो ब्रह्मपुत्र नदी है, अगर ये 3 देशों में जाएगी, पहले तो ये जाएगी तिब्बत से आएगी तो चाइना में जाएगी, 3 देशों से जाएगी, चाइना में जाएगी, चाइना से भारत में आएगी, भारत से फिर बांग्लादेश से गुजर के चली जाएगी। तो 3 देशों से जाती है ये। तो 3 देशों से गुजरेगी तो इसके 3-3 नाम भी हैं। जैसे ये चाइना में जाएगी, जैसे ये निकल कर यहाँ से निकल कर इस तरीके से चली जाएगी, अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करते समुद्र में। जैसे चाइना में रहेगी तो इसे सांगपो बोलेंगे, सांगपो। चाइना में रहेगी तो सांगपो बोलेंगे। और यहीं अगर भारत में जब आएगी यह तो इसे ब्रह्मपुत्र बोलेंगे, ब्रह्मपुत्र। और यही जब बांग्लादेश से चली जाएगी तो इस बांग्लादेश में इसे बोलेंगे तो जमुना नदी, जमुना नदी। तो इसके कितने नाम हो जाएंगे? 3 नाम हो जाएंगे, सांगपो, ब्रह्मपुत्र, जमुना। चाइना वाले से सांगपो बोलेंगे, भारत वाले से ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश वाले से जमुना बोलेंगे। अब ये 3 देशों से गुजरेगी, चाइना से गुजरेगी, भारत से गुजरेगी और यहाँ से बांग्लादेश से गुजरेगी। अब इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, चलिए इन्हें समझते हैं। हम इसे एक बार फिर से बना लेते हैं। यहाँ से निकलेगी ब्रह्मपुत्र नदी और इस तरीके से चली जाएगी सी में। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हो जाएंगी, थोड़ा एरिया बड़ा कर लेते हैं जिससे कि आसानी से समझ में आए। यहाँ से निकलेगी मानसरोवर झील से, मानसरोवर झील से निकलती हुई इस तरीके अरुणाचल प्रदेश, असम से फिर चली जाएगी समुद्र में। यहाँ पर आप देखेंगे तो इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हो जाएंगी। यहाँ से एक सहायक नदी आएगी जिसका नाम हो जाएगा लोहित। क्या होगा? लोहित। लोहित इसकी सहायक नदी हो जाएगी। और यहाँ सिक्किम से आएगी एक सहायक नदी जिसका नाम हो जाएगा तिस्ता। तिस्ता नदी हो जाएगी इसकी सहायक नदी। और वहीं छोटी नदी एक आएगी, यहाँ से छोटी नदी आ जाएगी, इसका नाम हो जाएगा बराक, इसका नाम हो जाएगा बराक। और इसके ऊपर एक बड़ी नदी आएगी, इसका नाम हो जाएगा ध्यांग। क्या हो जाएगा? ध्यांग इसका नाम हो जाएगा। अब इस तरफ एक आएगी नदी जिसका नाम हो जाएगा सुबनसिरी, सुबनसिरी इसका नाम हो जाएगा। तो यहाँ से ब्रह्मपुत्र की कितनी हमने नदियाँ देखी, सहायक नदी लोहित, सुबनसिरी, तिस्ता, ध्यांग, बराक। तो ये एक नदी तंत्र बन रहा है। तो ये ब्रह्मपुत्र का नदी तंत्र है। ब्रह्मपुत्र के नदी तंत्र में कितनी सहायक नदी हो जाए? 1 2 3 4 5 नदी सहायक नदी तंत्र हो जाएंगी। यहाँ से निकलेगी समुद्र ब्रह्मपुत्र नदी, इसे कितने नामों से जाना जाता है? 3, सांगपो, ब्रह्मपुत्र और जमुना नदी से। 3 देशों से निकलती है, भारत, चाइना और बांग्लादेश। इसकी सहायक नदियाँ एक बार फिर से बना लेते हैं। आप ब्लैंक मैप में ज़रूर बनाइएगा। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे आपको ब्लैंक मैप में भरना है। तो एक बार बना लेते हैं जिससे कि और थोड़ा
क्लियर हो जाए, यहाँ से निकलेगी इस तरीके से और चली जाएगी समुद्र में। इसकी यहाँ से सहायक नदी हो जाएगी, ये ऊपर के एरिया में हो जाएगी लोहित हो जाएगी। और इस अरुणाचल प्रदेश के थोड़ी निचले एरिया में जो हो जाएगी तो सुबनसिरी, मैं शॉर्टकट में लिखूंगी सुबनसिरी। और सिक्किम से जो आएगी एक नदी, इसका नाम हो जाएगी तीस्ता नदी। और नीचे से जो मणिपुर के नीचे से जाती है इसका नाम है बराक। और थोड़ा उसके ऊपर से जाती है उसका नाम दिहांग। तो यहाँ से हमने इसकी नदियाँ देख ली, सहायक नदी और इसका नदी तंत्र। तो हमने यहाँ से सिंधु नदी तंत्र पढ़ लिया जिसकी सहायक नदी है झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी, व्यास, सतलज, यहाँ से इसकी सहायक नदी हो जाएंगी। और ब्रह्मपुत्र में सहायक नदी हो जाएंगी लोहित, सुबनसिरी, तीस्ता, दिहांग और बराक, इसकी सहायक नदी हो जाएगी। अब हम देख लेते हैं कि ब्लैंक मैप में किस तरीके से भरना है। तो हम एक बार भरकर आप लोगों को दिखाते हैं जिससे कि आप लोग भी आसानी से भर सके अपने ब्लैंक में। तो चलिए देखते हैं। पहले यहाँ से मानसरोवर झील है, मानसरोवर झील से जाती है इस तरीके से नदी और इस तरीके से जम्मू कश्मीर से होती हुई चली जाती है, हमारी सिंधु नदी कहलाती है। और दूसरी नदी जाती है चिनाब नदी जो हिमाचल प्रदेश से चलती है, यहाँ से हिमाचल प्रदेश से चलती है, थोड़ा कश्मीर का एरिया लेती है और जाकर चिनाब नदी मिल जाती है सिंधु नदी में। चिनाब नदी कहाँ मिल जाती है? सिंधु में मिल जाती है। इसके आगे तीसरी नदी चलती है, तीसरी नदी यहाँ से आती है, तीसरी नदी है यहाँ से मानसरोवर झील से निकलेगी और निकल के इस तरीके से आएगी और जाकर चिनाब नदी में मिल जाएगी। इस नदी का नाम है सतलज नदी। ऐसे हम लोगों को मैप में भर लेना है। और यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में इस तरफ एक नदी है जिसका नाम व्यास है और ये सीधे जाकर मिल जाती है सतलज नदी में मिल जाती है। और यहाँ पर एक रावी नदी है, जो रावी नदी है इस तरीके से थोड़ा पंजाब से होकर जाएगी, रावी नदी पंजाब से होकर जाएगी और जाकर चिनाब नदी में मिल जाएगी। ऊपर देखें तो जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील से निकलेगी एक नदी जिसका नाम है झेलम नदी और जम्मू कश्मीर और भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाते हुए इस तरीके से जाएगी और कहाँ मिल जाएगी? चिनाब नदी में। तो ये हो जाएगी हमारे ब्लैंक मैप में जो हमने सिंधु तंत्र बनाया है। अब हम देखेंगे ब्रह्मपुत्र तंत्र। अब हम देख लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को किस तरीके से ब्लैंक मैप में भरना है। ऊपर तिब्बत है, तिब्बत से निकलेगी नदी और निकल कर इस तरीके से अरुणाचल प्रदेश से असम से होते हुए चली जाएगी समुद्र की तरफ। तो इसका नाम तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया, ये 3 देशों से गुजरती है। इसकी सहायक नदियाँ किस तरीके से भरना है वो मैं दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर जो सिक्किम से एक नदी आती है, सिक्किम से एक नदी आएगी और आकर मिल जाएगी, किसमें मिल जाएगी? ये ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाएगी। तो सिक्किम से नदी मिल जाएगी जिसका नाम ब्रह्मपुत्र है। और यहाँ पर देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश से एक ये नदी आएगी और इसका नाम लोहित है, लोहित है जो ब्रह्मपुत्र के सबसे सहायक नदी है। इसके बाद देखेंगे तो ऊपर से एक अरुणाचल प्रदेश से इस तरीके से नदी आती है और ये मिल जाती है जिसका नाम सुबनसिरी नदी है। सुबनसिरी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। यहाँ से देखेंगे एक नदी आएगी जिसका नाम दिहांग है और उसके नीचे एक नदी जाएगी तो जिसका नाम बराक है। तो यहाँ से 5 नदियाँ हैं छोटी जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हैं। तो आप लोगों को इस तरीके से मैप में भर लेना। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में जिसमें हम गंगा नदी तंत्र देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।